अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक हमारा चल रहा है जिसका नाम है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान के अंदर एक नया जज्बा पैदा कर देती है और इस पैदा हुए नए जज्बे की वजह से इंसान क्या करता है, इंसान वो काम कर जाता है जो शायद उसकी हिम्मत भी ना हो। ठीक है ना। तो मोटिवेशन किसी भी काम के लिए जज्बा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी काम, आपको पता है मुसलमानों ने जो बहुत सारी जंगें लड़ी और बहुत सारी जंगें जीत गए, तो उसमें एक बड़ा किरदार मोटिवेशन का भी रहा है। क्योंकि जितना मोटिवेट मुसलमान जंग के लिए होते थे, ठीक है जी, क्यों मुसलमान क्या होता था, जंग पे जब जाते थे तो मुसलमान को पता होता था कि हम जंग पे जा रहे हैं और हमें क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा। ये हमारे लिए बाइसे शर्फ है कि हम अल्लाह ताला की राह में शहीद होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोग थे वो बोले यार हम तो मरने जा रहे हैं, हमें तो मर जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा, फला फला फला। तो वो लोग बड़े मतलब वो होते थे, परेशान होते थे। और मुसलमान खुशी यानी कि रात में वो रोते थे, जंग पे जब जाते थे दूसरे लोग वो रात में रो रहे होते थे कि यार ये हम कहाँ आ गए, हमें अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल पाएंगे आइंदा, ये वो फला, मर जाएंगे सुबह हम। और यहाँ पर वो एक दूसरे से बोल रहे होते थे लोग मुसलमान के, हम जब वहां मिलेंगे और यूं होगा यूं होगा। वो खुश हैं, हंसे हैं, खस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। तो ये क्या होता है कि दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड डीमोटिवेशन। जी जी, अभी तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अभी हम टॉपिक की तरफ गए ही नहीं है बेसिकली। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई हमने पढ़ लिया था। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के बाद हमने फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग की थ्योरी भी पढ़ ली थी। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग हमने पढ़ा। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग के बाद मोटिवेशनल फैक्टर्स, अचीवमेंट, रिकग्निशन, ये भी हमने पढ़ लिया था, राइट। ये हमारा तकरीबन ख़त्म हो गया था और हमें एक नया सवाल आज शुरू करना है बेसिकली, ऐसा ही है। अगर किसी को एतराज़ है तो फ़ौरन बता दें, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एज़ वेल, ठीक है। नो सर, तो फिर क्या था। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पूरा नहीं पढ़ाया था सर शायद क्वेश्चन नंबर सवाल ये 4 के वाला। आपने 3 तक पढ़ाया था, पूरा नहीं पढ़ाया। ये मोटिवेशन फैक्टर के आपने ना अच्छा 3 अच्छा पॉइंट अच्छा तक पढ़ाए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, यानी कि एडवांसमेंट तक की बात हुई थी, ये कह रहे हैं आप। जो जो येलो कलर के ना उपटन में ये बाकी है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, उपटन में जो है। नो सर, ये जो उपटन लगे हुए हैं ना ये बाकी है। अच्छा अच्छा, यस सर, ये बाकी है। ओके ओके ओके, आई गॉट इट आई गॉट इट। अच्छा जी, अब ये है ऑन द पैटर्न ऑफ हर्ट्जबर्ग, स्कॉट मायर्स also conducted a study, summarized 3 questions that every manager should use to motivate his subordinates. देखें जी, इस वक्त हम एक स्कॉट एक नामी बंदा था, उसने एक रिसर्च की थी। उसने जो एक रिसर्च की, उस रिसर्च के अंदर उसने एक बेहतरीन तरीका जो है वो निकाला। इस चीज का तरीका कि किस तरीके से अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, हाउ टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज। ठीक है जी। अब इसमें किस तरह से एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, उसके अंदर 3 चीजें थी। नंबर 1, व्हाट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू वर्क इफेक्टिवली। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये बहुत ही अहम बात थी, उसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया था क्योंकि आई वांट टू शेयर विद माय कोलीग्स, विद माय फ्रेंड्स। इतनी अच्छी मुझे बात लगी थी इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया था कि जैसे अब मैं अगर एक मैनेजर हूँ छोटा सा और मेरे नीचे कोई 12 बंदे काम करते हैं, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, उन 12 को मैं कैसे मोटिवेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अब होता क्या है, मेरी परफॉर्मेंस किस तरह से जज होती है मेरे ऑफिस में। अगर वो 12 अच्छा काम करेंगे तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अगर वो 12 अच्छा काम नहीं कर रहे तो मैं भी अच्छा काम नहीं कर रहा, ठीक है जी। यानी मेरी परफॉर्मेंस जो देखी जा रही है, मेरी परफॉर्मेंस को जो चेक किया जा रहा है वो उन 12 की बुनियाद पर किया जा रहा है। तो व्हाट आई नीड इज
अच्छा हफ्सा, आप क्या कह रही हैं? आप माइक खोल के बोल दें आप मुझे, ताकि बात समझ में आए आप क्या कह रही हैं। मुझे अभी तक आपकी बात क्लियर नहीं हुई। 10 पॉइंट आप बात करी हैं। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ ये स्टेटस तक कि यहाँ जैसे तक आप, हुआ था? यस सर, स्टेटस के बाद मोटिवेशनल फैक्टर्स आप समझा रहे थे, तो आपने कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ये आप कह रही हैं, ठीक है, समझ गया मैं। अच्छा हो सकता है थोड़ा बहुत चले, मैं थोड़ा बहुत, अभी ये क्या हो गया, कट गया। अच्छा थोड़ा बहुत हो सकता है वो रह गया हो, मैं थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूँ। अगर कुछ असल में कुछ बच्चे शायद जिनकी अलग अलग मैंने क्लास ली थी, तो एक जगह पे वो शायद हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, कोई बात नहीं। आई नीड जस्ट फ्यू मिनट्स। ये गलती से वो बंद हो गया, फाइल बंद हो गई। चैप्टर नंबर 5, ओके। अच्छा तो हम कहाँ थे? सुनने में 2 मिनट का है वैसे भी वो। देखें ये मोटिवेशन फैक्टर्स क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मोटिवेशन फैक्टर्स वो होते हैं कि जो आपको उसी जॉब पर कायम रहने की मदद देते हैं, और वो उसी इन मोटिवेशन फैक्टर्स की वजह से आप वो जॉब छोड़कर कहीं और नहीं जाते। मोटिवेशन फैक्टर्स क्या होते हैं? मोटिवेशन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप जॉब छोड़कर कहीं और नहीं जाते। ठीक है जी। अच्छा अब इसमें कौन कौन से मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं? द फर्स्ट वन इज अचीवमेंट। ठीक है, अचीवमेंट यानी कि कुछ हासिल अगर आपको हो रहा हो, आपको लगता है कि यार मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ, कुछ मुझे मिल रहा है, तो फिर आप उसमें इन रहते हैं। दूसरा है रिकग्निशन। रिकग्निशन कहते हैं पहचान को। अगर आपको पहचान मिल रही हो, लोग आपको जानना शुरू कर दें उसकी वजह से, मिसाल के तौर पर आपको बोल टीवी का जो है वो एंकर बना दिया गया, और आपने शर्ट पर आपने लिखा कि कराची को बिजली दो, और हर कोई उसको शेयर अगर करने लगे, तो ये रिकग्निशन होती है कि यार हर कोई आपको पहचान रहा है। ठीक है ना। एडवांसमेंट क्या होती है? रोजाना आपके अंदर कोई ना कोई तब्दीली आ रही है, कोई ना कोई चेंज आ रहा है। हर आने वाला दिन आपको कुछ नया कुछ सिखा के अगर जा रहा है, तो ये जॉब भी जो होती है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। एडवांसमेंट के बाद है द जॉब इटसेल्फ। द जॉब इटसेल्फ का क्या मतलब है? द जॉब इटसेल्फ का मतलब ये है कि जब आप किसी अपनी जॉब को पसंद करते हैं, इफ़ यू लव योर जॉब, मैंने बताया था, आप में से कुछ बच्चों को याद होगा कि जब आप किसी जॉब को पसंद करते हैं, जब आप किसी जॉब को पसंद करते हैं, तो जितना भी आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, आप थकते नहीं। द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन की पॉसिबिलिटी, इसमें क्या होता है? प्रमोशन की पॉसिबिलिटी कि व्हेन एवर यू आर गोइंग टू प्रमोट रिसेंट यू, यानी कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत जल्द प्रमोट होने वाले हैं, तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ प्रमोशन वहाँ पर आती है बात। ठीक है। एंड द लास्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यानी कि जिम्मेदारी। हर कुछ लोग जो है सिर्फ जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि उनको कोई अच्छी जिम्मेदारी दी जाए। जब उन्हें कोई अच्छी और बेहतर जिम्मेदारी दी जाए तो उनको अच्छा लगता है, बेहतर फील होता है, और वो उस जॉब को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी था। अच्छा जी, तो हर्सबर्ग, अच्छा हर्सबर्ग ने फिर क्या किया? अगले पैरा में लिख रहे हैं हम कि हर्सबर्ग ने कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि पावर को डिवीजन होनी चाहिए, और कुछ बंदों को खुद मुख्तारी देनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको खुद मुख्तारी आप देंगे तो उनको फील होगा कि नहीं यार हमारी जिम्मेदारी है और हमें खुद मुख्तार भी कर दिया गया है, तो हमें बेहतर परफॉर्म करके दिखाना चाहिए। आगे चलते हैं। ऑन द पैटर्न ऑफ हर्सबर्ग, एम स्कॉट मायर्स also conducted a study as summarized 3 questions that every manager should use to motivate his subordinates. इसमें बताया गया है कि स्कॉट मायर्स ने जो है कि रिसर्च की थी, और उस रिसर्च में उसने सिर्फ 3 सवाल तैयार किए। ये कहता है कि अगर इन 3 सवालों के जवाब मिल जाए, तो आपको एक राह मिल जाती है, एक रास्ता मिल जाता है कि किस तरीके से आप अपने लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है जी, एक तरीका मिल जाता है, एक राह मिल जाती है, जिससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। नंबर 1, व्हाट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू वर्क इफेक्टिव। व्हाट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू वर्क इफेक्टिवली। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर होना चाहिए किसी भी मैनेजर के पास, कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको क्या चीज़ मोटिवेट कर, किस चीज़ से वो मोटिवेट हो जाएंगे, क्या उनको दिया जाए जो वो खुश हो जाएं और मोटिवेट हो जाएं, और सही तरीके से काम में जुट जाएं, काम में लग जाएं, काम बेहतर तौर पर करने लगे, तो क्या ऐसी चीज़ उनको चाहिए, उनको वो दें।
देखिए सैलरी पहले से मिल रही है तो कुछ छोटी मोटी कुछ चीज़ चाहिए होगी, जैसे वो बोलेंगे गर्मी होती है एसी लगा दो यार, तो मैं यहाँ ज़्यादा बैठा हूँ वगैरह, छोटी मोटी बातें बहरहाल हो सकती हैं। तो व्हाट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज इफेक्टिवली, ये आपको देखना होगा, डिपार्टमेंट उसका अच्छा नहीं है, डिपार्टमेंट आप चेंज करें। दिस क्वेश्चन रेफर्स टू a challenging job which entails a sense of accomplishment, responsibility, growth, advancement, enjoyment and recognition। ठीक है जी। तो दिस क्वेश्चन रेफर्स टू अ चैलेंजिंग जॉब। अब इसमें क्या कहा गया कि भाई ये क्वेश्चन जो है ना चैलेंजिंग जॉब बन जाता है कि भाई जब आप उसको वो दें कि जो उसको चाहिए, उसके बाद उसके पास कोई जवाब नहीं रह जाता काम ना करने। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर डंडा जो है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इफ़ यू आर डूइंग अ प्राइवेट जॉब में क्या होता है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपके पास प्राइवेट जॉब में कोई और ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, आप दमादम मस्कल अंदर करते हैं, ज़ाहिर है आप मेहनत से काम करते हैं, क्योंकि अगर वो बंदा आपको जॉब से निकाल देगा तो आपके पास कोई और जॉब नहीं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह व्हाट मोटिवेट्स द सर एम्प्लॉइज जी। प्राइवेट जॉब में जब निकालते हैं तो एक्सपीरियंस लेटर वगैरह देते हैं या नहीं देते? डिपेंड करता है कि आपको कैसे निकाला जा रहा है। अगर आपको अच्छा लात मार के निकाला जा रहा है तो शायद ना दें, और अगर आपको खुद आपने रिजाइन दिया तो शायद मिल जाए, ठीक है ना। अच्छा सही। हाँ। अच्छा, फिर ये भी होता है कि कितने महीने आपने कितने वक्त काम किया है। अगर आपने काम किया है 1 महीने खाली तो फिर नहीं मिलेगा। अब वह एक एक्सपीरियंस लेटर के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 6 महीने है। 6 महीने तक आपने कम से कम काम किया हो, ठीक है। अच्छा। सही है। अच्छा, बैंक्स में भी ये उसूल है कि 6 महीने अगर कोई है तो उसको 6 महीने का एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा। 5 महीने 10 दिन भी अगर उसने काम किया तो उसको कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं दिया जाएगा। ये उसूल है हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री का। अच्छा, प्राइवेट जॉब में तो खैर एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बहुत कम इदारों का काउंट होता है। अब जो सरकारी इदारे होते हैं वो प्राइवेट इदारों का तो एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं करते, हरामखोर, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट इदारों में भी क्या होता है, प्राइवेट इदारे में मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊं, जैसे आई एम टीचिंग इन कोचिंग सेंटर, ठीक है। अच्छा, मैं तो क्योंकि कॉलेज में भी लेक्चरर रहा हूँ, कोई 2-3 कॉलेजेस से भी मैं गुजर चुका हूँ, 2-3 से शायद ज़्यादा ही, ठीक है ना। और एज अ गेस्ट स्पीकर मैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी गया। तो पीटीसीएल प्राइवेट है मेरी जान, पीटीसीएल प्राइवेट है। अच्छा, तो होता क्या है कि एक जगह ना मैं कॉलेज गया, तो मैंने उसमें नाम लिखे। अब ये लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, मैंने लिखा कि भाई मैं शाहजी कॉलेजिएट में पढ़ाता हूँ, मैं मास्टर जी में भी पढ़ाता हूँ, मैं मैक में भी पढ़ाता हूँ, मैं ट्रूमन में भी हूँ, मैं इसमें भी उसमें भी, एनसीआर कॉलेज में मैं रहा हूँ, गुलशन डिग्री कॉलेज में मैं रहा हूँ, ससैद डिग्री कॉलेज में मैं रहा हूँ, मैं गाजी फाउंडेशन कॉलेज में रहा हूँ। और मैंने उनको जो है ना वो कॉमेक्स कॉलेज, ये वो शारा फैसल वाले सारे, आयशा भवानी सब बताया मैंने कि यहाँ भी मैं था, यूँ था, यूँ था। अब जब मैंने इतना कुछ बताया, उसने बोला भाई देखिए कोचिंग सेंटर को तो आप साइड में रखते हैं, कोचिंग सेंटर का एक्सपीरियंस हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, जबकि आप यकीन करें मैं इन सब इदारों में रहा हूँ, मैं बिल्कुल यकीन से कहता हूँ कि जितना मेहनत एक कोचिंग सेंटर का टीचर करता है किसी कॉलेज का टीचर नहीं करता, ना ही वो उसमें हिम्मत नहीं होती, या तो उसका दिल ही नहीं होता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब whenever you just get admission in the college you get compelled, you can not switch, ठीक है ना। अगर आपको एक कोचिंग सेंटर में बात समझ में नहीं आती या नहीं समझ में आ रहा है तो होगा ये कि आप दूसरे सेंटर में जाएंगे, क्योंकि आपको हमने कोई बांध के थोड़ी रखा हुआ है रस्सियों से। लेकिन कॉलेज में तो रस्सियों से बांध के रखा होता है, तो वो पढ़ाते पढ़ाते नहीं है। अच्छा, हमारी जो है हमारी क्वालिटी होती है, हमारा नाम होता है। जैसे आज मैं अगर आपको अच्छा पढ़ाऊंगा तो यकीनन आप कल को किसी को बताएंगे, कोई बीकॉम पार्ट 2 में कोई थ्योरी सब्जेक्ट की बात करेगा तो आप मेरा नाम कोट करेंगे, भाई हमने फलां सर से पढ़ा था, अच्छा पढ़ाया था, उन्होंने ये सवाल बताया था, ये सवाल पेपर में भी आ गया, और ये वो 2-4 मंजन आप दे ही देंगे कुछ ना कुछ हमारी जो है वो। पब्लिसिटी। अच्छा जी। तो बेटा, अच्छा ये क्या नाम है इसका, ओके। देखें जी, चैट का चैट में आप किसी और से बात ना करें, मैं आपको बता दूं। शहबाज, आज स्पेशली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फिलहाल तो मैं नाम भी आपको कोड कर देता हूँ कि यू आर नॉट अलाउड टू टॉक विद एनीवन, ठीक है। इस बात का आइंदा ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, ओके।
सिक्योरिटी लगा देता हूँ जी, चैट पे हमने सिक्योरिटी लगा दी। कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछें, बेहतर है, ठीक है। अच्छा, तो एम स्कॉट मायर्स also conducted a study summarized 3 questions that every manager should use to motivate his subordinates. Number 1, what motivates employees to work effectively? इसका जवाब आपने सुना। What dissatisfied workers? कुछ चीजें होती हैं जो वर्कर को डिससेटिस्फाई भी कर रही होती हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर भाई मेरी एक जॉब है, मेरे एक डिपार्टमेंट में, मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है। अब जाहिर है कि मेरे भी बड़े तो मौजूद है ना, मैं सबसे बड़ा तो नहीं हूँ दायरे के अंदर। अब हुआ ये कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक बैंक के जो बेसिक डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, वो 3 होते हैं। एक होता है क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, एक होता है क्रेडिट, अच्छा, अब एक होता है ऑपरेशन। ये मेन 3 डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी ब्रांच के अंदर। ये 3 डिपार्टमेंट होते हैं, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या होता है? अगर आप किसी भी बैंक में जॉब करने का सोचते हैं तो आपको पता है नॉर्मली क्या होगा? अमूमन यही होगा आपके लिए कि आपको जो है वो बस ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जाना है। आप कोई किसी भी बंदे से आप पूछेंगे ना, वो बोलेगा भाई ऑपरेशन डिपार्टमेंट में चले जाओ बैंक में, क्योंकि ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कोई टारगेट नहीं होता। लेकिन मैं एक बैंकर हूँ और मैं बैंकिंग कब से कर रहा हूँ? 2012 से। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 9वां साल मेरा चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक में ऑपरेशन डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहिए। ये मेरा जाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब 2 तरह के लोग होते हैं, किसको नहीं जाना चाहिए? इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू हैव एक्सपीरियंस, या इफ यू हैव कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस तो खुद ही आएगा ना। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस, इफ यू हैव स्पीकिंग पावर, ठीक है ना, इफ यू वांट टू वर्क हार्ड एंड इफ यू वांट टू ग्रो, देन यू शुड गो टू एनी डिपार्टमेंट अदर देन ऑपरेशन। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में क्या होता है? कैश होता है, ठीक है ना, कैश होता है, सिटी इंचार्ज होता है, ऑपरेशन मैनेजर होता है। अब कभी कभी ना मुझे ऑपरेशन मैनेजर या ऑपरेशन में डाल देते हैं कभी कभी। ऑफिस क्या हो जी, फला बंदा छुट्टी पे जा रहा है, वसी साहब को भेज दो, वो तो हर फन मौला किसी भी जगह पे काम कर लेता है बंदा, उसको लगा दो। अब मैंने क्या किया, अपने सीनियर्स को मैंने बोला, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, अच्छा उसका अलाउंस मिलता है, ऐसी बात नहीं है पैसे नहीं मिलते, वो 1000-1200 रुपए मिल जाते हैं कि एक्स्ट्रा काम आपने किया। लेकिन मुझे वो पसंद ही नहीं है, मुझे पैसों की वो ही नहीं है। मैं बोला नहीं चाहिए मुझे पैसे, मुझे काम ही नहीं करना, मेरा अपना काम डिस्टर्ब। अब मैंने अपने सीनियर्स को बुला के उनको बिठाया और मैंने उनको समझाया, पूरी 45 मिनट का लेक्चर दे दिया मैंने, जैसा कि अभी आपको सुनने मेरा लेक्चर। मैंने उनको समझाया कि देखें इसके ये प्रॉज एंड कॉन्स हैं, इसका ये नुकसान है, आप मुझे वहाँ लगा रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस भी इससे होगी, क्योंकि ऊपर वाले आपकी और मेरी परफॉर्मेंस इस चीज़ से देखते हैं। ये उनके बात समझ में, तो मुझे ये बहुत डिससेटिस्फाई करता है कि मुझे किसी और डिपार्टमेंट का काम मिले। मुझे मैं अपनी पूरी सेटिंग सेट करके रखता हूँ, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं बीच में कोई और काम देकर। तो ये चीज़ जो है ना, ये भी बड़ा नुकसान पहुँचाती है। So what dissatisfies workers? Dissatisfies maybe work, rules and regulations, working conditions, status, seniority, rights, wages, fringe benefits. ठीक है जी। अब क्या डिससेटिस्फाई करता है? ये तमाम चीजें इंसान को डिससेटिस्फाई करती हैं, ठीक है ना। वर्किंग कंडीशंस डिससेटिस्फाई करती हैं, टाइटल्स, सीनियरिटी, राइट्स, वेजेस, फ्रिंज बेनिफिट्स, ये तमाम चीजें जो है अगर किसी और को मिल रहे हैं जिसने काम नहीं किया है, अगर ऐसे बंदे को ये तमाम चीजें मिल रही हैं जिसने काम ही नहीं किया है और आपको नहीं मिल रही, आपने काम किया है उसके बावजूद आपको नहीं मिल रही है, तो ये क्या होगा? ये यहाँ पे आपके खल जाएगा, बड़ी जोर से खलेगा। अच्छा, it was 2012. I was fresh, young, energetic, and I was just newly entered in organization. And it was a government entity, so I was so much excited to work so as much hard as possible. तो ठीक है, तो फिर ये हुआ कि मैंने जो है काम शुरू किया, नया जज्बा, नया खून, तो मैंने भरपूर काम करना शुरू कर दिया। एक साल रगड़ा अपने को, ऐसे जैसे साबुन को उस पर कपड़े नहीं रगड़ते, तन 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 तन, ऐसे रगड़ के, ठीक है ना। तो फिर ये हुआ, 1 साल गुजर गया। जब 1 साल गुजरा तो सबका जो है ना बराबर इंक्रीमेंट आया, सबका बराबर इंक्रीमेंट, मेरा भी इंक्रीमेंट उतना ही आया। और कुछ ऐसे लोग थे जो 9 बजे आते थे और 10 बजे घर चले जाते थे, 2 बजे आए, 3 बजे चले गए, 1 घंटे के लिए सिर्फ ऑफिस आ रहे। मैं 9:15 बजे सुबह, रात को 8 बजे गया हूँ, रात को 1 बजे गया हूँ ऑफिस से, काम निपटा रहा हूँ, पेंडिंग काम सारे निकाल के पूरे 5-5 साल के पिछले काम निपटा दिए मैंने एक साल में। फिर व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द डे, व्हेन वी गेट द सेम
इंक्रीमेंट, मेरा भी उतना इंक्रीमेंट, उसका भी उतना इंक्रीमेंट। अब वो मेरे आगे सामने आके बैठा स्टाइल से ना, ऐसे स्टाइल से कुर्सी पे बैठा और हंस रहा, हाँ हाँ भाई बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत काम कर रहे थे, क्या मिला तुम्हें, तुम्हें काम करके क्या दिया ऑफिस वालों ने, ये लो फोन मिलाओ, बात करो उनसे अगर तुम्हें कुछ देंगे तो। अच्छा जी, फिर पता चला यहाँ पे बाटा रेट है। अब मैंने देखा जब बाटा रेट है यानी कि सबको सेम इंक्रीमेंट से नवाजा जा रहा है, हर चीज सेम है और उसका परफॉर्मेंस ताल्लुक ही नहीं है। यानी कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं या आप बुरा कर रहे हैं, अगर इन चीजों से आपके इंक्रीमेंट का ताल्लुक नहीं, आपके बोनस का ताल्लुक नहीं, आपके सैलरी का ताल्लुक नहीं, तो व्हाट विल यू डू? आप इतना ज्यादा बेहतर अच्छा काम आप क्यों करेंगे जब आपको उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा? तो एट दैट डेट, ऑन दैट डेट आई डिसाइडेड जस्ट बी नॉर्मल, यू डोंट नीड टू मच वर्क एज मच हार्ड कि आप अपने आप को दबा बर्बाद भी कर लें और इसका एंड रिजल्ट कुछ भी ना हो। ठीक है, अच्छा जी, तो ये डिससेटिस्फाई करता है। तो मैंने इस पे एग्जांपल दे दिया आपको। व्हेन डू द वर्कर्स बिकम डिससेटिस्फाइड? इट इज द ओकेजन व्हेन एडवांटेजियस कंडीशंस फॉर ग्रोथ, अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन नो लॉन्गर प्रिवेल्स। एक चीज डिससेटिस्फाई करती है, प्रमोशन ही नहीं होगा आपका, आपकी अब सैलरी ही नहीं बढ़ेगी, तो ये चीज डिससेटिस्फाई करती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सवाल खत्म हो गया। अब नया सवाल और बहुत ही बेहतरीन सवाल हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सवाल है अब्राहम मैस्लो का। अब्राहम मैस्लो इज basically Abraham Maslow's humanistic approach determines 5 basic needs that are required in nature. अब्राहम मैस्लो ने क्या किया था कि डिटरमिन की थी 5 बेसिक नीड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन नेचर। नेचर में ये चीजें रिक्वायर्ड थी। ठीक है, अच्छा, इन्होंने ये कहा अब्राहम मैस्लो ने कि इंसान की जो ख्वाहिश होती है, इंसान की जो जरूरत होती है, वो वक्त के साथ साथ चेंज होती है। ठीक है ना, आज जो उसकी जरूरत है कल जो है वो उसकी जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन आज जो उसकी जरूरत है कल वो उसकी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है ना, एंड कल जो उसकी जरूरत होगी वो परसों नहीं रहेगी। अच्छा, उसने ये कहा कि अगर आज जो मेरी जरूरत है, जब तक वो मेरी जरूरत पूरी नहीं हो जाती मुझे कुछ और नहीं चाहिए होगा, लेकिन जैसे ही मेरी वो वाली जरूरत पूरी हो जाएगी तो मेरे दिल में, मेरे जहनो गुमान में एक नई जरूरत जन्म ले लेगी और मैं उसके पीछे भागना शुरू कर दूंगा। उस यानी कि उसने क्या कहा था कि इंसान पहले एक चीज चाह रहा होता है, जैसे ही वो चीज उसको मिल जाती है तो वो एक स्टेप आगे बढ़ जाता है और वो कुछ और चाहने लगता है। ठीक है ना, आप इसमें क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं। Maslow's need theory, which was first publicized in 1943, postulated that the satisfaction of one need advanced the individual to a subsequent need. ठीक है, Maslow's need theory, which was first publicized in 1943, वो क्या कह रही है कि भाई जो satisfaction होती है of one need advance the individuals to a subsequent need। जैसे एक नीड पूरी होती है तो वो नीड को क्या कर देती है, एडवांस कर देती है, बढ़ा देती है, आगे को धकेल देती है। Our needs are arranged in hierarchy of importance। और हमारी तमाम की तमाम जो नीड्स होती हैं वो किस तरह से अरेंज होती हैं, इन द hierarchy of importance। Once one need is satisfied, another emerges and demands satisfaction। जब एक हमारी जो नीड होती है और इम्पोर्टेंस होती है वो पूरी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम दूसरी के लिए कोशां हो जाते हैं और दूसरी के लिए हम कोशिश करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, मैस्लोज हाइपोथेसाइज्ड 5 लेवल्स ऑफ नीड। मैस्लो ने क्या किया, हाइपोथेसाइज्ड किया 5 लेवल्स ऑफ नीड। नंबर 1 फिजियोलॉजिकल नीड। अब फिजियोलॉजिकल को और क्या लिख सकते हैं, बेसिक नीड। सेफ्टी नीड। सोशल को लिख सकते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, esteem need, and then self actualization need। अच्छा, अब एक एक करके हम बताएंगे आपको। अब ये जो डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, इस डायग्राम में आप देखें सारी हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये फिजियोलॉजिकल नीड्स है, ये जो थैला है राशन का थैला है और ये घर है, ये क्या है, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स है।
फिर दूसरी सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड ये में ये टॉर्च के जरिए बताई गई, जो टॉर्च बनी हुई। इसके बाद है हमारे पास स्टीम नीड। स्टीम नीड जो है ये स्टार के जरिए बताई गई। सोशल नीड ये दिल के जरिए बताई गई। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है वो हेड के जरिए बताई गई। लेकिन अब एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको वन बाय वन, इसको मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा। Maslow states that if all of a person's needs are unsatisfied at a particular time, satisfaction of predominant needs is more pressing than others. Those that come first must be before a higher level need comes into play. Let us briefly examine each need level. उसने क्या कहा कि भाई अगर किसी बंदे की जो है वो सारी की सारी नीड्स डिससेटिस्फाई होंगी, अनसेटिस्फाइड होंगी, तो वो कौन सी अपनी ज़रूरत को पूरा करने में लगा हुआ होगा? वो फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने में लगा हुआ होगा। वो फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने में लगा हुआ होगा। सो दिस कैटेगरी, फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड बेसिक नीड्स। Physiological needs and basic needs. This category consists of human body's primary needs such as food, water, etc. Physiological needs dominate when they are unsatisfied and no other needs serve as a basis for motivation. As Maslow states, a person who is lacking food, safety, love, and esteem probably would hunger for food more strongly than for anything else. यानी एक बंदा जिसको भूख लग रही होती है, उसको कोई प्यार मोहब्बत याद नहीं आता, उसे कोई रिश्ते नाते याद नहीं आते, कोई जॉब याद नहीं आती, कुछ भी उसको याद नहीं आता सिवाय खाने के। ठीक है जी। इसके लिए अगर आपको तजुर्बा करना हो तो आप ये कीजिएगा कि कम से कम भी 50-60 दिन तक भूखे रह के देखिएगा। ठीक है ना? और सॉरी 50-60 दिन तो नहीं रह सकता बंदा, 3-4 दिन भूखे रह के देखिएगा। देन यू विल गेट टू नो कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज इसकी हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो दिस कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडीज प्राइमरी नीड्स सच एज फूड, वाटर। अब होता क्या है, बेसिक नीड्स क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है ना? ये चीज़ें बेसिक हैं। हमें खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, पानी चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, घर चाहिए, ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है। वाईफाई इज ऑल्सो बेसिक नीड। विदाउट वाईफाई वी कैन नॉट सर्वाइव नाउ। ठीक है जी। आप यकीन करें, आपको पता है कि 2 बच्चों ने जो है वो खुदकशी की, और 2 बच्चों के खुदकशी करने की वजह से बैन कर दिया गया पबजी। पबजी बैन करने की वजह से 5 बच्चों ने खुदकशी कर ली। दिस इज द क्रेज ऑफ पबजी। ठीक है ना? तो अब होता क्या है कि ये बेसिक नीड्स होती हैं कुछ। खैर है, तो मैं मजाकन कह रहा हूँ आपको कि ये वाईफाई, बहरहाल अब भी काफ़ी हद तक ये हो गया कि अगर वाईफाई ना हो हमारे पास, हमें बड़ा अजीब सा फीलिंग लगता है। बहुत सारे बच्चों को, मुझे शायद इतना नहीं, क्योंकि whenever I get free I just switch off my cell phone और just put it into silent और मैं इसको अपने से दूर रख देता हूँ। ठीक है? अच्छा, तो दिस कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडीज प्राइमरी नीड्स सच एज फूड, वाटर, etc. खाना पीना। अच्छा, जब तक हमें खाने को नहीं मिलेगा हम किसी और चीज़ पर नहीं जाएंगे। सिर्फ दूसरी क्या है? सेफ्टी नीड। अब यहाँ पर सेफ्टी था, शायद आपके जहन में वो नीले नीले वर्दी पहने हुए गार्ड्स आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, लेकिन ये बेसिकली वो नहीं। ठीक है ना? तो सेफ्टी नीड्स क्या है? व्हेन फिजियोलॉजिकल नीड्स
when physiological needs are adequately met, the next higher level of needs assumes importance. ठीक है जी। अब यहाँ पर सेफ्टी का मतलब क्या है? अगर मुझे आज खाना मिल रहा है तो मुझे रेगुलरली खाना मिलना शुरू हो जाए। अगर मुझे आज खाना मिल रहा है तो मुझे रेगुलरली खाना मिलना शुरू हो जाए। इसी तरह अगर मुझे आज कोई और फैसिलिटी अवेलेबल है तो ये फैसिलिटी मुझे मज़ीद मिलना शुरू हो जाए। अगर घर किराए का तो मुझे अपना घर हो जाए। अगर नौकरी कच्ची है तो नौकरी पक्की हो जाए। ठीक है जी। अगर मंगनी है तो शादी हो जाए। इस तरह से इंसान की सेफ्टी नीड होती है कि वो अपने आप को मज़ीद एक सेफ जोन में लेकर जाना चाहता है। देखिए ना, किराए का अगर मकान, तो जो लोग रेंट पे रहते हैं वो मैं समझता हूँ कि बड़ा उनको इशूज़ रहते हैं। और अगर आपका अपना मकान हो जाए तो यू फील सो मच गुड। ठीक है ना। अब हमारा कहीं और मकान था और फिर हमने क्या किया, हम कुछ अरसे किराए पर रहे। अच्छा, पूरे हम लाइफ में सिर्फ चंद महीने हम किराए पर रहे। तो होता है था हमारे किराएदार होते। अभी भी हम जिस मकान में रहते हैं तो हमारे 2 टेनेंट भी हमारे साथ रहते हैं। हमारे 4 फ्लोर हैं, तो 2 हमने किराए पे दिए हैं और 2 पे हम खुद रहते हैं। 2 फ्लोर बहुत है हमारे। अभी भी 2 किराएदार इसी घर में है। ठीक है। तो अब हमारे अब्बू के मतलब बिल्डिंग्स वगैरह हैं, कुछ वो रेंट वेंट पे गई हुई हैं। हम खुद भी रेंट पे चले गए। जब हम खुद पे रेंट गए, हमारा माइंड वही मालिक मकान वाला था। उसने ज़रा सी चूंचा कि हमने भी सुना दी सही वाली, क्या भाई पैसे दे रहे हैं तुझे, पैसों की बात कर कितने चाहिए, दिमाग नहीं खराब करना हमारा। अच्छा, तो वही है कि हम फिर वापसी हमने बोला नहीं भाई, हम किराए पर हम रह ही नहीं सकते, हमारा वो मिजाज ही नहीं है किराए पर रहने का। तो अब जो किराए पर रहते हैं तो उनका फिक्स अमाउंट हर महीने जा रहा होता है, और अगर वो किराया ना दें तो उनको बहुत ज़्यादा इशूज़ का सामना करना पड़ेगा, ज़ाहिर है। तो ये चीज़ यहाँ से निकल के क्या आता है कि अगर आप अपने मकान में रह रहे हैं तो हाउ मच विल यू फील सेफ जस्ट बिकॉज ऑफ अ हाउस। सिमिलरली आपकी जॉब छूटने का खतरा। अब जब जिनकी प्राइवेट जॉब होती है उनको रात को 2 बजे मैसेज कर देते हैं लोग, कल से मत आना, कल आपकी जॉब खत्म हो चुकी है। ठीक है ना। तो ये सेफ्टी नीड्स होती हैं कि आपने वो फेयर एंड लवली का ऐड देखा होगा, ओन हाउस वेल सेटल्ड, ओन हाउस वेल सेटल्ड। ये वो कहती है ना लड़की कि भाई कैसा लड़का होना चाहिए, ओन हाउस वेल सेटल्ड। याद करें अगर आपने किसी ने देखा फेयर एंड लवली का। चैट मैंने बंद कर दिया है, ठीक है, इसलिए उसकी वजह मैंने आपको बता दी थी। कोई अगर अपना माइक खोल के कुछ बोलना चाहता है वो बोल सकता है। आज फिलहाल इतना ही। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता ये क्वेश्चन 5 व्हाट्सएप कर देगा है। जी सर प्रीवियस क्वेश्चन में बोलिए बोलिए, मैं सुन जो रहा हूँ। आपने जो हाईलाइटेड लाइन थी वो दिखाएं जरा, उसमें एक वर्ड था, उसकी मीनिंग पूछनी थी मुझे प्रीवियस क्वेश्चन में। जी जी जी। जी जी। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है? ये फ्रिंज बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स जी का मतलब होता है वो जो आपको साथ मिले, सैलरी के साथ मिल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मेडिकल, ठीक है, मेडिकल, जी सर। टेलीफोन का बिल, पेट्रोल, पंचर और ये सारी चीजें, यानी कि गाड़ी पंचर होती है उसका ही बिल मिलता है जी। आप पंचर हो गई गाड़ी, चलो जी 500 रुपये दे दो उनको। तो ये फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है ना। टेलीफोन, बिजली, पानी, गैस फ्री, दाल चावल आटा हर चीज फ्री, बच्चों की फीस फ्री। इवन आपको पता है बच्चों के मौजों तक के पैसे आते हैं स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर, जब स्कूल यूनिफॉर्म के जो पैसे मिलते हैं, तो ये फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है। सही सही, थैंक यू। ओके ओके। सही, क्वेश्चन 5 व्हाट्सएप कर देगा। मैं अभी कर रहा हूँ जी, अभी कर रहा हूँ, आप सबको अभी कर रहा हूँ। ठीक है। एक बात और सर। ओके। जी बोलिए बोलिए, कौन बोला, अपना नाम बताइए। इब्राहिम मैस्रो से पहले वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलें जी, ठीक है। दोनों सवाल में एक साथ व्हाट्सएप करने का इरादा रखता हूँ। ठीक है, सही है, ओके। कोई और कुछ कहना चाहे? नहीं नहीं, बस यही कहना था। ओके ओके। चलें जी, आप म्यूट कर लें अपने आपको। कोई और किसी को कोई सवाल है तो बताएं, नहीं तो हम बस 3 2 1 करके हम क्लास को एंड करेंगे। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइएगा। सर जी जी, नगीना आप बोलिए। टेस्ट कब लेंगे? ओह वाह, याद होगा ना, इससे पहले याद है आपने 2 टेस्ट लिए थे, लॉ और मैनेजमेंट के। ठीक है ठीक है। टेस्ट का मैं आपको क्वेश्चन सबको सेंड करता हूँ, तो आप लोग टेस्ट की तैयारी करें और आप लोग टेस्ट जो है वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, टेस्ट करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा। टेस्ट होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की नगीना आपने, वेरी गुड। यस सर। चले, सी यू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।